यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अभी तक हमने लास्ट के 2 लेक्चर में केस लॉस पढ़े थे। आज भी हम कुछ केस लॉस पढ़ने वाले हैं। तो जो रिमेनिंग केस लॉस रखे थे हमने 2019 एंड 2020 वाले, जो कि नए केस लॉस है, तो मैंने बोला था ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बैठ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केस लॉ। सबसे पहला केस लॉ दैट इज द लक्ष्मण दास खंडेलवाल 2019 एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है दैट इज द 292 बीबी। अब ये 292 बीबी जो सेक्शन होती है वो ये बोलती है कि भैया अगर मान लो आपको कोई भी नोटिस आया, बट वो नोटिस प्रॉपर वे में नहीं था। प्रॉपर वे में नहीं था मतलब उसमें हो सकता है वो टाइम लिमिट के बाद में था, प्रॉपर मैनर में वो नोटिस सर्व नहीं किया था, तो उस केस में आप उस नोटिस को चैलेंज कर सकते हो। लेकिन कब तक? जब तक कि असेसमेंट कंप्लीट ना हो जाता। लेकिन आपको पता है, एक बार असेसमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार असेसमेंट कंप्लीट हो गया उसके बाद आप उस नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब हुआ क्या कि एक केस में, लक्ष्मण दास खंडेलवाल के केस में, डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी असेसमेंट कर लिया 143(3) में, लेकिन 143(2) का नोटिस भेजा ही नहीं। 143(2) जो होता है स्क्रूटनी नोटिस, जो होता है स्क्रूटनी के लिए नोटिस सर्व करवाना पड़ता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। वो नोटिस भेजा ही नहीं, और बिना वो नोटिस भेजे उन्होंने क्या किया? स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। और ये लोग बोलते हैं कि भैया हमने जो नोटिस नहीं भेजा तो भी असेसमेंट वैलिड हो जाएगा ड्यू टू सेक्शन 292 बीबी। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या 292 बीबी है यहां डिपार्टमेंट को बचा पाएगा? 292 बीबी ये बोलता है कि नोटिस अगर प्रॉपर वे में सर्व नहीं हुआ, प्रॉपर वे में नहीं भेजा गया, तो भी वो नोटिस वैलिड माना जाएगा अगर असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो। लेकिन यहां पे तो एक बात बताओ, नोटिस ही नहीं भेजा हुआ, नोटिस इटसेल्फ इज मिसिंग। तो नोटिस ही अगर मिसिंग है तो उस केस में क्या ये मान लिया जाएगा? क्या ये मान लिया जाएगा कि भैया यहां पे वो नोटिस है, वो नोटिस सही है? आंसर इज नो। यहां पे असेसमेंट है वो तुम्हारा इनवैलिड होगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि सेक्शन 292 बीबी आपको हेल्प तब कर सकता है डिपार्टमेंट को, जब नोटिस प्रॉपर वे में नहीं था, प्रॉपर मैनर में नहीं था, प्रॉपर टाइम में नहीं था, लेकिन नोटिस ही नहीं भेजा और बोलते हो 292 बीबी हमको हेल्प कर देगा। ना बाबा ना। तो यहां पे असेसमेंट है वो इनवैलिड है, भले एसएससी ने उसमें कोऑपरेट किया है, एसएससी डिपार्टमेंट गया है। तो देखो बेटा, The Supreme Court held that, direct final conclusion पे आओ, The Supreme Court held that non-issuance of notice under section 143(2) is not a curable defect. ये curable defect नहीं है under section 292 BB. In spite of participation of the assessee in the assessment proceeding, भले assessee ने participate किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 स्टार मार्क इस केस लॉ को दे दो। अब एक बात समझना, यहां पे दूसरा केस लॉ दैट इज द मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019 एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब यहां पे होता क्या है कि इश्यू ऑफ नोटिस बाय असेसिंग ऑफिसर इन द नेम ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी दैट इज एस इन दिस केस, आफ्टर सच कंपनी हैज अमलगमेटेड विद द अनदर कंपनी दैट इज एम इन दिस केस, एंड आफ्टर इट हैज बीन इन्फॉर्म of such amalgamation in defect curable under section 292B, would participation of amalgamated company M in the assessment proceeding operate estoppels against law? तो अब एक बात समझना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। 2 कंपनियों का अमलगमेशन हुआ, एक कंपनी का नाम है एस और वो अमलगमेटेड हो गई, किसके? अमलगमेटेड कंपनी नहीं बनी, दैट इज द एम। तो एस जो है वो अमलगमेटिंग कंपनी है, एम है वो अमलगमेटेड कंपनी है। अब एक चीज समझना, ये अमलगमेशन के बारे में डिपार्टमेंट को भी बता दिया गया था। डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट को ड्यूली इंटीमेट कर दिया गया था कि भैया यहां पे अमलगमेशन हो गया है और पुरानी कंपनी नई कंपनी में मर्ज हो गई है। अब मर्ज होने के बाद एक बात बताओ, पुरानी कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, जो भी रहता है वो नई कंपनी का रहता है। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया? नोटिस इश्यू किया, और जो नोटिस इश्यू किया वो पुरानी कंपनी के नाम से कर दिया। नोटिस इशू किया वो पुरानी कंपनी के नाम से किया, लेकिन पुरानी कंपनी आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, पुरानी कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन इज दैट वॉट एवर नोटिस इशूड टू द न्यू कंपनी इन द नेम ऑफ द ओल्ड कंपनी, क्वेश्चन इज दैट इज द वैलिड नोटिस और इनवैलिड नोटिस? राइट आंसर इज यहां पे वो इनवैलिड नोटिस है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि यहां पे वो इनवैलिड नोटिस है, यहां पे वो इनवैलिड नोटिस है, ये नोटिस है ये वैलिड नहीं होगा, असेसमेंट है वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज आपने जो नोटिस इशू किया है वो नोटिस बेसिकली ऐसे एसएससी को इशू किया जो एसएससी आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, और ये डिपार्टमेंट को पहले ऑलरेडी बता दिया गया था। तो उस केस में भैया यहां पे जो नोटिस इशू हुआ है वो तुम्हारा इनवैलिड होगा। दैट इज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसको एक बार आप रीड कर लो करके, ठीक है? चलो,
तो एक स्टार मार्क इसको भी दे दो। उसके बाद एक और केस लॉ है, दैट इज ए स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यहां पे आप उसको 2 स्टार मार्क दो करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, जब भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करते हो ना, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब भी केस को सुनती है तो वो पहले क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केस सुना जाता है वो ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुना जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं सुना जाता। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे लास्ट आप कहां पे जा सकते हो, आईटेट में जा सकते हो। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप ओनली एंड ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए जा सकते हो। तो ये प्रोसीजर रहता है कि आप जब भी हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट आपका केस जब लेगा तो सबसे पहले हाईकोर्ट का काम होता है क्वेश्चन को फ्रेम करना। क्या करना? क्वेश्चन को फ्रेम करना, और वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके ऊपर फिर डिसीजन देना। अब इस केस में क्या हुआ, ए एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में हाईकोर्ट ने केस को सुना और हाईकोर्ट ने क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं किया कि क्वेश्चन क्या था, वो फ्रेम ही नहीं किया। जो भी एप्लीकेशन में इशू उठाया था एसएससी ने, उसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्डर अपना पास कर दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया ये वैलिड है? आंसर इज नो। हाईकोर्ट को क्या करना पड़ेगा? हाईकोर्ट को क्या करना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले क्वेश्चंस को फ्रेम करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस को फ्रेम करने के बाद उस पर डिसीजन है वो डिसीजन देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एसएससी या डिपार्टमेंट ने जो एप्लीकेशन में इशू उठाए उसको बेसिस पे वो डिसीजन दे दे। इट्स नॉट अ वैलिड थिंग। दे हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन एंड आफ्टर फ्रेमिंग द क्वेश्चन ओनली दे कैन गिव द जजमेंट। सो ये जजमेंट है आपके सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि हाईकोर्ट जो है वो हाईकोर्ट को क्वेश्चंस को वापस फॉर्मुलेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर जजमेंट है वो जजमेंट देना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार फैक्ट पढ़ो, कोर्ट ऑब्जर्वेशन पढ़ो और डिसीजन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आराम सॉफ्ट्रॉनिक का केस लॉ है, ये आईसीआई ने अपने मटेरियल से हटा दिया है। आराम सॉफ्ट्रॉनिक का जो केस लॉ है ये आईसीआई ने अपने मटेरियल से हटा दिया है, तो आप भी इसको हटा दो। उसके नेक्स्ट केस लॉ जो आपका है दैट इज द रेहम फाउंडेशन 2019। अब एक बात समझना, ये रेहम फाउंडेशन के केस में क्या हुआ, यहां पे जो ट्रस्ट से रिलेटेड ये केस लॉ है 12AA से रिलेटेड। एक बात बताओ, हुआ क्या कि एक ट्रस्ट है उसने सीआईटी को एप्लीकेशन किया, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सीआईटी के पास क्या होता है, 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आइदर उसको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा ऑर्डर पास करके। मींस ही विल पास द ऑर्डर आइदर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन और लाइक अप्रूव द एप्लीकेशन, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। ये 2 चीजों में से एक चीज होती है। अब एक चीज समझना, हुआ क्या, एक एसएससी के केस में सीआईटी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया, बोलता है रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा। हो सकता है एक्टिविटी जेन्युइन ना हो, उसको लगे सीआईटी को एक्टिविटी इज नॉट जेन्युइन, तो उसने रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया और उसने ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन पास कर दिया। अब उस ऑर्डर के खिलाफ मान लो एसएससी जो है वो कहां चला गया, आईटेट में। एसएससी मेड एन अपील टू द आईटेट, वो ट्राइब्यूनल अपील में गया, एसएससी आईटेट में गया। और हुआ क्या कि आईटेट, अब क्वेश्चन ये आता है क्या आईटेट जो है वो सीआईटी को ऐसे डायरेक्ट कर सकता है कि भैया तुम इसको रजिस्ट्रेशन दो? ऐसा डायरेक्ट कर सकता है, सीधा बोल सकता है कि तुम इसको रजिस्ट्रेशन दे दो एसएससी को? या फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इनको आप रजिस्ट्रेशन दो बट बाकी सब चीजें कंसिडर करने के बाद। मींस एक तो ऐसा होता है कि नहीं भाई इसको रजिस्ट्रेशन दे करके, दूसरा ये हो सकता है कि भैया सब चीजों को एक बार आप वापस एनालाइज करो और उसके बाद आप डिसाइड करो रजिस्ट्रेशन देना है या नहीं। तो यहां पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इस जजमेंट को, और यहां पे ये जजमेंट ये बोलता है कि अगर मान लो जो मटेरियल एसएससी ने सीआईटी के सामने रखा था, जो मटेरियल एंड एविडेंसेस सीआईटी के सामने रखे थे, अगर उसी मटेरियल एविडेंसेस को आईटेट के सामने रखा और उसी मटेरियल एविडेंसेस के बेसिस पे आईटेट को लगता है कि एक्टिविटी जेन्युइन है और रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, तो वो उस केस में सीआईटी को डायरेक्ट कर सकता है, बोल सकता है कि इस एसएससी को रजिस्ट्रेशन दो। मैंने क्या बोला कि जो मटेरियल आपने सीआईटी के सामने रखा था वो सेम मटेरियल आईटेट के सामने रखा, और ऑन द सेम मटेरियल बेसिस पे अगर आईटेट को लगता है एक्टिविटी जेन्युइन है, सीआईटी को लग रहा था एक्टिविटी जेन्युइन नहीं बट आईटेट को लगता है एक्टिविटी जेन्युइन है, रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, तो आईटेट है वो सीआईटी को बोल सकता है कि इस ट्रस्ट को रजिस्टर करो और ट्रस्ट को यहां पे रजिस्ट्रेशन दो। लेकिन दूसरी चीज, अगर मान लो जो मटेरियल एविडेंसेस आपने सीआईटी के सामने रखे थे और जो मटेरियल एविडेंसेस अब आप आईटेट के सामने रख रहे हो वो दोनों अलग अलग है,
और वो दोनों अलग है। और अब आईटेट को लगता है कि यहां पे जो मटेरियल आपने कुछ एक्सेस रखा है, कुछ एविडेंसेस एक्सेस रखे हैं, तो उस केस में वो सीआईटी को क्या बोलेगा कि इन सब मटेरियल को कंसीडर करने के बाद आप देखो कि भैया रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो एक केस में तो वो डायरेक्टली बोल सकता है, डायरेक्ट कर सकता है सीआईटी को कि रजिस्ट्रेशन दो। कब? व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ सेम मटेरियल। जो मटेरियल पहले सीआईटी के सामने रखा था वही मटेरियल आईटेट के सामने रखा और आईटेट को लगता है कि नहीं यहां पे रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, तो उस केस में आईटेट ऐसे डायरेक्ट कर सकता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो मैंने यहां पे पार्ट ए करके और पार्ट बी करके बनाया है, आप इसको देखोगे और कंक्लूजन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट केस लॉ इज अ रीता सभापति 2019 और मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। 2 स्टार मार्क इसको भी कर दो। ये जितने भी केस लॉ है सब 2 स्टार मार्क है, आप समझ लो, ठीक है। तो रीता सभापति 2019 मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। अब उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन ये आता है कि क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ट्राइब्यूनल जो है वो किसी भी अपील को सुनते टाइम इसलिए किसी और के फेवर में जजमेंट दे दे कि आगे वाला पर्सन है वो अपीयर ही नहीं हुआ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्या सिर्फ इस बेस पे कि अदर असेसी है जो आपका रेस्पोंडेंट पार्टी है वो अपीयर नहीं हुआ, सिर्फ उस बेसिस पे नॉन अपीयरेंस को बेसिस बना के क्या उसके अगेंस्ट जजमेंट दिया जा सकता है? क्या हुआ? क्या फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं कि आईटेट ने क्या किया कि आईटेट में एक केस गया और आईटेट में जो केस गया उसमें असेसी अपीयर नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन, मान लो। तो सिर्फ नॉन अपीयरेंस को इशू बना के क्या आईटेट उसके अगेंस्ट में जजमेंट दे सकता है? तो यहां पे हाईकोर्ट बोलता है नहीं। हाईकोर्ट कहती है कि जब भी आईटेट किसी भी केस को सुनेगा, जब भी आईटेट कोई भी जजमेंट देगा तो वो केस की मैरिट्स को देखेगा, वो केस के इश्यूज को एनालाइज करेगा और इश्यूज को एनालाइज करके मेरिट बेसिस पे जजमेंट देगा, ना कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि भैया यहां पे एक पार्टी है वो अपीयर नहीं हुई, उसके लिए भैया उसके अगेंस्ट जजमेंट दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा रीता सभापति 2019 जो है, सभापति 2019 मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट में ऐसा बोला है। तो आपको चाहिए तो इसको एक बार आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। देख लो एक बार आप इसको, ठीक है। चलो, उसके बाद वाला जो केस लॉ है वलसाड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। अभी आपके उसमें नहीं है ये केस लॉ। डन। चलो, नेक्स्ट केस लॉ इज रिलेटेड टू द यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बात समझना, यूरो मैरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड 2019 केरला हाईकोर्ट का जजमेंट, और ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें होता क्या है, एक चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है दैट इज द सेक्शन 271C। और 271C क्या बोलती है कि अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा, अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा तो आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। यह सेक्शन क्या बोलती है, किसी का टीडीएस नहीं काटा तो आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। या फिर जो आपको 115O में 2 में जो टैक्स भरना है, 115O2 क्या होता है, तुम्हारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपने पे नहीं किया या पे नहीं किया तो उस केस में आपको क्या हो सकता है, पेनल्टी 100% लग सकती है। तो इस सेक्शन क्या बोलती है समझना, सेक्शन 271C प्रोवाइड दैट if any person fails to deduct the whole or any part of tax as required by or under the provision of the chapter 17B, means TDS टॉपिक में आपने TDS नहीं काटा और pay the whole or any part of the tax is required by under subsection 2 of section 1150, that is DDT आपने पे नहीं किया, या under the second proviso to section 194B में इसमें कोई टैक्स आता है वो आपने पे नहीं किया, तो उस केस में आपको then such person shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to amount of tax which such person fails to deduct or pay as aforesaid। मींस जितना टीडीएस नहीं काटा उतना आपका 100% पेनल्टी लग जाएगा। अब एक बात समझना, इस सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि असेसी फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स और
payment to government only two type of tax under section 1150 or given under second proviso to section 194B, then section 271C लग सकती है। अब एक बात समझो, किसी एसएससी ने टीडीएस काट लिया लेकिन वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहा, मींस इफ एनी पर्सन डिडक्टेड द टैक्स, उसने टीडीएस काट लिया लेकिन वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहा, मींस ही डिडक्टेड द टीडीएस बट ही इज नॉट गोइंग टू डिपोजिट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिपोजिट नहीं करवा रहा। क्वेश्चन ये आता है क्या इस सेक्शन में पेनल्टी लग सकती है या नहीं, क्योंकि ये सेक्शन क्या बोलती है कि टीडीएस नहीं काटा या फिर आप जो टैक्स है वो 1152 में या 194B के प्रोवाइजो में दे रखा है वो पे नहीं कर रहे हो, तो ये पेनल्टी लग सकती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो टीडीएस आपने काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे, तो क्या ये पेनल्टी आपको लग सकती है या नहीं। तो यहां पे मैं बता दूं केरला हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, और मैं बता दूं केरला हाईकोर्ट के ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जिसमें केरला हाईकोर्ट में बोला है कि यस आपको ये पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे हो तो भी आपको 271C का पेनल्टी है, वो पेनल्टी आपको लग सकता है करके, ठीक है। और एज वेल एज द आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। अब आप इसका जो केस लॉ है उसको रीड करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सुनील वासुदेवा एंड अदर्स वर्सेस सुंदर गुप्ता एंड अदर्स 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये केस लॉ ये बोलता है कि डज द हाई कोर्ट हैव द इनहेरिटेड पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर टू करेक्ट मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। एक बात बताओ, क्वेश्चन ये आता है कि हाई कोर्ट के पास क्या ये इनहेरिटेंस पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिव्यू का पावर दो लोगों के पास ही है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, आंसर इज यस। अगर आप मेघालय स्टील का केस लॉ देखोगे, जो मैंने आपको पहले कराया हुआ एक मेघालय स्टील का केस लॉ, वो मेघालय स्टील के केस लॉ में भी यही बोला हुआ है कि हाई कोर्ट के पास ये इनहेरिटेड पावर है कि दे कैन रिव्यू देयर ओन ऑर्डर। अब एक चीज समझना, होता क्या है यहां पे, तो क्वेश्चन ये आता है कि हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को कब रिव्यू कर सकता है। तो यहां पे बोला है कि हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को तब रिव्यू कर सकता है करके, ठीक है, जब या तो कोई मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड हो, मींस मिस्टेक है वो मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड हो, या कोई सफिशिएंट रीजन है तो वो रिव्यू कर सकता है करके, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज आई दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यू और इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंसेस व्हिच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन नॉलेज ऑफ द पेटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस बाय हिम। मतलब कोई ऐसी चीज मिल गई जो कुछ वर्थ है, तो उस केस में रिव्यू का पावर है वो हाई कोर्ट एक्सरसाइज करेगा। ओनली सिर्फ आप पुरानी जो चीजें हैं उसी को रिपीटेशन करवाना चाहते हो, जो ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट हो चुका है उसी को अगर वापस री आर्ग्यू करवाना चाहते हो तो रिव्यू नहीं होगा, और माइनर मिस्टेक अगर कोई भी कहीं पे हुई है तो उस वजह से रिव्यू नहीं होगा। अदरवाइज कोई वर्थ चीज है तो ऑब्वियसली रिव्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक और केस लॉ इज अ मेटल एंड क्रोमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड 2019 मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट, इसको 2-3 स्टार मार्क कर दो करके, ठीक है। अब एक बात समझना, आपको पता है अपन मैट कैलकुलेशन पढ़े थे, और मैट कैलकुलेशन में हमने बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपन नेट प्रॉफिट से चालू करते थे, कुछ चीजें ऐड करते थे, कुछ चीजें लेस करते थे। आपको पता है हम उसमें से लेस करते थे अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11, 12। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11, 12 तो हम उसको लेस कर देते थे। कोई इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11, 12 तो उसको हम लेस करते थे, उस पर मैट नहीं लगता था। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर मान लो आपको कोई कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपने कोई एग्जेम्पशन ले लिया 54EC का, तो 54EC का जब एग्जेम्पशन ले लिया तो क्या एग्जेम्पशन लिया तो उस पे मैट लगेगा या नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अभी तक हम ये पढ़ते थे कि यस लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगेगा। वो एग्जेम्पशन सिर्फ 10, 11, 12 वाली है तो ही लेस होती थी, मैट नहीं लगता था, बाकी सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह पे आपको मैट है वो लगेगा। अब एक बात समझना, यहां पे मद्रास हाईकोर्ट बोलती है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे आपने 54EC का एग्जेम्पशन ले रहे हो, तो 54EC का एग्जेम्पशन ले रहे हो तो उस केस में आपको जब इनकम टैक्स नहीं लग रहा तो मैट भी नहीं लगेगा। यहां पे इन्होंने बोला कि मैट भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, आज आप ध्यान रखना, अगर कोई भी P&L के क्रेडिट साइड में कैपिटल गेन दे रखा है और उस कैपिटल गेन के सामने अगर आप एग्जेम्पशन लेते हो, उस कैपिटल गेन के सामने अगर आप एग्जेम्पशन लेते हो तो उस एग्जेम्पशन लिया उस कैपिटल गेन पे मैट भी नहीं लगेगा। मींस व्हाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट उसको लेस करना पड़ेगा, लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट भी है।
इसके कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट भी है और कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट में बोला हुआ है कि नहीं मैट लगेगा, बिकॉज लॉ इज क्लियर कि सेक्शन 10, 11, 12 का एग्जेम्पशन है, उसी पे मैट नहीं लगेगा। बाकी कोई भी कैपिटल गेन वगैरह होता है उस पे मैट लगेगा। लेकिन इस केस लॉ में यह बोला हुआ है कि अगर आप एग्जेम्पशन ले लेते हो 54EC का तो उस कैपिटल गेन पे मैट नहीं लगेगा, मींस इट विल बी रिड्यूस व्हाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट। चलो एक काम करो, इसको पढ़ो, उसके बाद अपन अगले केस लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट केस लॉ अगर आप देखोगे दैट इज द शीशाशाही स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब एक बात समझना, यहां पे ये केस लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको कैपिटल गेन में ट्रांसफर का डेफिनेशन के बारे में बताना चाहूंगा। एक बात बताओ, ट्रांसफर की डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, या फिर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आपका पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है और जो आगे वाला बंदा है, वो आगे वाला बंदा जो है वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट अपने पास आ जाता है। उस पर्सन के पास में, जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो, उसको वो प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट उसको अगर ट्रांसफर हो जाता है तो ये ट्रांसफर माना जाएगा और उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। अब इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन था जिसके पास में कोई एसएससी के पास में एक प्लॉट था, जो लैंड था उसने किसी को सेल किया, किसी बिल्डर को, और बिल्डर उस पे बिल्डिंग बनाने वाला है। बिल्डर जो है वो उस पे बिल्डिंग बनाने वाला है और बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें से फ्लैट है वो बिल्डर सेल करेगा। तो यहां एसएससी ने क्या किया कि बिल्डर को सेल कर दिया, लेकिन उनके बीच में सिर्फ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग बना था और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो बिल्डर से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन रिसीव करने वाला था। लेकिन अभी तक बिल्डर से कंसिडरेशन कुछ रिसीव है, वो कुछ पार्ट में हुआ, कुछ नहीं हुआ और दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। और डिस्प्यूट्स होने के बाद, पहले वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुका था, लेकिन डिस्प्यूट होने के बाद दोनों वापस में एक साथ में बैठे और उन्होंने डिस्प्यूट को सॉल्व किया। और डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद यहां पे बिल्डर ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, हम आपको कुछ चेक दे देंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहां पे बिल्डर जो है वो बिल्डर उस एसएससी को चेक्स देने वाला है और चेक्स उसको कुछ 7-8 चेक देगा, पोस्ट डेटेड चेक है वो 7 चेक देगा करके, ठीक है। लेकिन उसमें से 2 चेक है वो तभी देगा लास्ट में जब उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिसीव होगा। मींस वो प्रॉपर्टी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो बिल्डर के फेवर में रिसीव होगा, तभी वो बाकी वाले जो 2 चेक है वो देगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, पहली चीज तो ये कैपिटल गेन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। एक बात समझना, यहां पे हुआ क्या था, 5-6 साल पहले उनका मेमोरेंडम बन गया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने वो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बिल्डर को दी थी जिससे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसफर कब माना जाएगा इसमें। तो इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि सिंस इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गया था और डिस्प्यूट के बाद में जो प्रॉपर्टी उसका जो राइट है वो राइट ट्रांसफर तब होगा जब उसको लास्ट का चेक रिसीव होगा। जो लास्ट चेक उस कंसिडरेशन का रिसीव होगा तब उसका प्रॉपर्टी से जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा और उस टाइम पे उसको टैक्स लग जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा करके, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसमें जितना सारा बड़ा सा फैक्ट दे रखा है वो कोई काम का नहीं है, आपको सीधा फाइनल कंक्लूजन पढ़ना है। इसमें मैंने एज इट इज आईसीआई के मटेरियल में जो केस लॉ था एज इट इज यहां पे ये पिक किया है। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहां पे जो फाइनल कंक्लूजन है वो फाइनल कंक्लूजन है वो आपको याद रखना है, क्योंकि आप ऊपर जितना पढ़ोगे उतने ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, The Supreme Court held that in this case, the assessee right in that immovable property were extinguished on the receipt of the last check. मीन्स जब उसको लास्ट चेक मिला तब उसका राइट है उस प्रॉपर्टी में एक्सटिंग्विश होगा। एंड ऑल्सो दैट द कॉम्प्रोमाइज डीड वुड बी स्टेटेड टू बी द ट्रांजैक्शन विच हैड द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चन। अकॉर्डिंगली द ट्रांजैक्शन फेल अंडर सेक्शन 247 इनकम टैक्स एक्ट 1961, हेंस इट इज ट्रांसफर इन रिलेशन टू द कैपिटल एसेट एंड कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। तो पहली चीज तो कैपिटल गेन लगेगा, और भैया कैपिटल गेन तब लगेगा जैसे उसको जो लास्ट चेक मिला तब उसका राइट जो है उस प्रॉपर्टी में से एक्सटिंग्विश हो गया और उस टाइम पे यहां पे कैपिटल गेन लग जाएगा। अब एक बात समझना, अगर रजिस्ट्रेशन भले नहीं होता है बट आप पोजीशन हैंडओवर कर लेते हो और आपको जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन मिल जाता है, तो यहां पे जब उसको लास्ट चेक मिल गया और उसने जो कॉम्प्रोमाइज उसका राइट है वो राइट दे दिया, अब वो एंजॉय करेंगे बिल्डर उस प्रॉपर्टी का राइट, तो उस टाइम पे ये ट्रांसफर माना जाएगा। चलो अब एक और केस लॉ दैट इज अ चेतक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड 2020 एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब एक चीज समझना, इस जजमेंट को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर दो, ऊपर वाले को तो 1 करोगे तो भी चलेगा करके, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो जजमेंट था उसको 1 स्टार मार्क, ये जो है ये आपका 3 स्टार मार्क। अब इसमें हुआ क्या कि एक पार्टनरशिप फर्म थी और पार्टनरशिप फर्म है वो रोड बनाती है, रोड का कंस्ट्रक्शन करती है और पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म रोड बनाती है।
और पार्टनरशिप फर्म ने एक रोड बनाया और वो रोड बनाया 27 मार्च 2000 को कंप्लीट हो गया रोड का कंस्ट्रक्शन। रोड का कंस्ट्रक्शन है, वो रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 27 मार्च 2000 को। और लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। जो पार्टनरशिप फर्म था वो पार्टनरशिप फर्म को 28 मार्च को ही कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसके बाद में 1 अप्रैल को वो रोड का इनॉग्रेशन हुआ। जो टोल रोड वगैरह बनाया उस पार्टनरशिप फर्म ने बनाया था पहले, बट वो पार्टनरशिप फर्म 27 मार्च को उसने कंप्लीट किया। 28 मार्च को वो पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो 28 मार्च को कंपनी हो गई। और 1 अप्रैल पे जो टोल रोड वगैरह था उसका जो वर्किंग है, इनॉग्रेशन है, वो 1 अप्रैल को हुआ। अब यहां पे एक सेक्शन होती है ATIA, और ATIA में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, तो उसको डिडक्शन मिलता है स्पेसिफिक टाइम्स के लिए कि 10 ईयर्स तक उनको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ मिलता है इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी को मिलता है, बाकी को ये डिडक्शन है, ये डिडक्शन नहीं मिलता। दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडियन कंपनी। अब हुआ क्या, समझने की कोशिश करना। ये पार्टनरशिप फर्म थी, और पार्टनरशिप फर्म अगर मान लो ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करती है तो पार्टनरशिप फर्म को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। आजकल ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला 35 AD में आया है। आप 35 AD देखोगे तो 35 AD में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है करके, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें कि भैया पार्टनरशिप फर्म ने वो रोड बनाया और उसके बाद एग्जैक्टली रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो कंपनी बन गई, और कंपनी बनने के बाद 1 अप्रैल से उसका इनॉग्रेशन हुआ, और वो कंपनी जो है वो वहां पे टोल रोड वाला जो बिजनेस है वो कर रही है। क्वेश्चन ये आता है क्या डिडक्शन मिलेगा या नहीं। असेसिंग ऑफिसर ने डिडक्शन देने से मना कर दिया। असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर ने डिडक्शन देने से मना किया क्योंकि ये डिडक्शन उसी को मिलता है जो कंपनी हो। और भैया ये जो रोड बना उस दिन, रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस दिन, वो कंपनी नहीं थी। असेसिंग ऑफिसर का कहना था वो पार्टनरशिप फर्म ने बनाया तो हम यहां पे डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे इस केस में क्या हुआ था कि वो पार्टनरशिप फर्म ने पहले ही गवर्नमेंट अथॉरिटी को बता दिया था। जो राजस्थान गवर्नमेंट अथॉरिटी थी, राजस्थान गवर्नमेंट अथॉरिटी का जो PWD डिपार्टमेंट रहता है, उनको पहले ही बता दिया था कि अभी हमारा जो स्टेटस है वो एज अ पार्टनरशिप फर्म है, बट हम कंपनी में बदलने वाले, और जैसे ही कंपनी में बदल जाएंगे उनको वो इन्फॉर्म कर दिया, और वो कंपनी जो है बाद में वो बिजनेस कर रही है। दूसरी चीज यहां पे उन्होंने उनको बता दिया था। दूसरी चीज, जो कंपनी का मेमोरेंडम MOA और AOA बना, उस MOA में उन्होंने क्लियरली लिखा कि ये जो कंपनी है एक पार्टनरशिप फर्म का एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस कंटिन्यू करेगी। एक पार्टनरशिप फर्म का एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस है वो कंटिन्यू करेगी। तो यहां पे जो कंपनी है वो उसने एज इट इज वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो कंटिन्यू किया करके। अब क्वेश्चन आता है यहां पे डिडक्शन मिलना चाहिए नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि यस यहां पे डिडक्शन मिलना चाहिए। यहां पे डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप अगर यहां पे देखते हो, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, एक काम करो सब लोग एक बार सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे आओ और उसके बाद मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पढ़ाता हूं। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे। The Supreme Court noted that the condition in Clause A is fulfilled as the assessee company memorandum of association states that its main objective was to acquire as a going concern and continue to business carried on by the firm. जो firm का business था वो as it is ये continue करने वाले। The effect of conversion of firm into company under section 575 of the Companies Act 1956 was that all the property of firm in law vested in the company and the firm ceased to be exist and assumed the status of company after its registration as a company. A priori, it followed that the business was carried on by the enterprise owned by the company registered in the India. Means यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो पार्टनरशिप फर्म जैसे बिजनेस चल रहा था वो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस वो कंपनी ही ओन करती थी, ऐसा माना जाएगा। As the construction of road was completed on 27 March 2000 and the same was inaugurated on the 1st April 2000, after which toll tax was being collected by company only. मींस यहां पे टोल टैक्स वगैरह जो कलेक्शन कर रहा है वो कंपनी ही कर रहा है करके, ठीक है। तो कंपनी इज डूइंग बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। इट कैन बी इन्फर्ड that the assessee is an enterprise carrying on the business of developing or maintaining and operating or developing, maintaining and operating any infrastructure facility in India basically। तो यहां पे वो कंपनी है वो कंपनी ही मानी जाएगी। तो यहां पे फाइनल कंक्लूजन एक बार वापस देखो और देखो फाइनल कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है। The Supreme Court held that the tribunal as well as the High Court is justified affirming the view taken by the first appellate authority, holding that the assessee company qualified for the deduction under section 80 IA being an enterprise carrying on the
stated business pertaining to the infrastructure facility and owned by company registered in India on the basis of agreement executed with the state government to which assessee company has succeeded in law after conversion of partnership firm into company। और इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनको भी ये क्लियरली बोला था कि अभी हम पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में है और एज सुन एज आफ्टर सम टाइम वी विल कन्वर्ट इनटू द कंपनी, तो यहां पे कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा। आप एक काम करो, एक बार 2 मिनट का ब्रेक लेके और मतलब इसको पॉज करके और एक बार ये पूरे फैक्ट है वो इस केस लॉ के पढ़ लो और इस केस लॉ के पूरे फैक्ट पढ़ने के बाद में ये फाइनल कंक्लूजन है वो आप पढ़ो तो आपको इजीली चीज समझ जाएगी। चलो उसके बाद में नेक्स्ट केस लॉ इज रिलेटेड टू द डालमिया पावर लिमिटेड 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 2 स्टार मार्क लगा लो। अब एक चीज समझना हुआ क्या, ये डालमिया पावर लिमिटेड है, ये एक अमलगमेटेड कंपनी है। अब कुछ क्या हुआ कि कुछ अमलगमेटिंग टोटल 9 कंपनीज थी इस केस में और टोटल 9 कंपनीज है वो इस कंपनी में मर्ज होने वाली है। किसमें? दैट इज द डालमिया पावर लिमिटेड में मर्ज होने वाली है कंपनी। अब इनका अमलगमेशन हो गया और अमलगमेशन होने के बाद इन्होंने क्या किया कि एनसीएलटी को एप्लीकेशन किया और एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, बट एनसीएलटी ने अप्रूवल देते देते टाइम लग गया। 2-3 साल निकल गए और 2-3 साल बाद एनसीएलटी ने क्या किया, अप्रूवल दिया और एनसीएलटी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये जो एनसीएलटी ने बोला कि यस ये आपका जो अमलगमेशन है ये वैलिड है और उन्होंने बोला कि अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे और जो तुम्हारी अमलगमेटिंग कंपनी के लॉसेस वगैरह है वो इसमें आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। क्योंकि एक बात बताओ, जब भी अमलगमेशन होता है तो पुरानी कंपनी जो होती है उसके लॉसेस है वो नई कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? नहीं, आंसर इज यस, 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो हुआ क्या, यहां पे 2018 में जाके और एनसीएलटी ने 2018 में जाके और एनसीएलटी ने बोला कि यस चलेगा, अब आप अपने जो स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल है वो रिटर्न वगैरह आप रिवाइज करो। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि रिटर्न को रिवाइज कर दिया। असेसमेंट ईयर आपका 16-17 का रिटर्न और ये 16-17 का रिटर्न जो उन्होंने रिवाइज किया वो 16-17 का रिटर्न है वो इन्होंने रिवाइज किया नवंबर 27, 2018 में। तो 16-17 का रिटर्न अब रिवाइज करके और उन्होंने क्या किया कि रिवाइज रिटर्न करके और जो पुरानी अमलगमेटिंग कंपनीज के लॉसेस वगैरह थे उनको सब कंसिडर करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद कुछ लॉस आ रहा है और उन्होंने रिवाइज रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही रिवाइज रिटर्न किया तो डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। डिपार्टमेंट बोलता है कि ये रिटर्न रिवाइज किया है, ये रिवाइज रिटर्न आपका वैलिड नहीं है। डिपार्टमेंट बोलता है कि रिवाइज रिटर्न है वो तब तक कर सकते हो, उसकी टाइम लिमिट होती है और टाइम लिमिट इज 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये पहले टाइम लिमिट हुआ करता था, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आजकल तो टाइम लिमिट क्या है, अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बट पहले 1 ईयर का टाइम लिमिट होता था। तो वो 1 ईयर का टाइम लिमिट है वो क्रॉस हो गया। यहां डिपार्टमेंट बोलता है कि 1 ईयर का टाइम क्रॉस हो गया तो तुम्हारा जो रिवाइज रिटर्न है वो हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अब यहां पे हुआ क्या, असेसी कोर्ट में गया और असेसी बोलता है कि हमारा रिवाइज रिटर्न है वो रिवाइज रिटर्न हम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो एनसीएलटी ने बोला इसलिए हमको करना पड़ रहा है और एनसीएलटी ने अप्रूवल है वो अप्रूवल लेट दी, उसके लिए हमको पुराने वाली जो कंपनीज है उनके फाइनेंशियल को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और उसकी वजह से ये लॉस आ रहा है, उसकी वजह से ये जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमको रिवाइज रिटर्न करना पड़ रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं करके, ठीक है। तो यहां पे और दूसरा यहां पे एसएससी ने क्या किया, डिपार्टमेंट का कहना यह था कि एसएससी ने एप्लीकेशन भी नहीं किया सीबीडीटी को कि डीले को कंडोन करने के लिए। एक बात बताओ, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो, रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न या कोई भी रिटर्न लेट फाइल करते हो, तो लेट फाइल करने के लिए आप अगर टाइम चला गया तो आपको सीबीडीटी को एप्लीकेशन करनी पड़ती है और सीबीडी लॉस के केस में भी अगर आप लेट फाइल करते हो तो सीबीडीटी को एप्लीकेशन करनी पड़ती है और सीबीडीटी जो है वो अगर आपके डीले को कंडोन करती है तो आप कर सकते हो, इसमें एप्लीकेशन भी नहीं किया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो रिटर्न फाइल किया, क्या डिपार्टमेंट को उस रिटर्न को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें एनालाइज की। पहली चीज तो क्या ये रिटर्न रिवाइज रिटर्न है क्या, जो 139(5) में दे रखा है। अब एक बात बताओ, 139(5) में रिटर्न दे रखा है, 139(5) में जब आप कब रिवाइज रिटर्न कर सकते हो, जब कुछ ओमिशन होता है, मींस आपने ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में फाइल किया, उसमें कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है और वो गलती मिस्टेक को सुधारने के लिए आप 139(5) में रिवाइज रिटर्न करते हो। क्या इस केस में कुछ गलती मिस्टेक हुई थी क्या, आंसर इज नो, देयर इज नो मिस्टेक। दो यहां पे कोई ओमिशन नहीं था, कोई मिस्टेक नहीं था, यहां पे तो क्लियर था कि एनसीएलटी का अप्रूवल आएगा, उसके बाद में उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे।
तो यहां पे ये रिवाइज रिटर्न नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और दूसरी चीज यहां पे ये कि भाई एसएससी ने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया, सीबीडीटी को, अंडर सेक्शन 119 में जो उनके पास पावर है कि डीलो को करना, अरे रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे एनसीएलटी बोल रही है भैया ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो यहां पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और डिपार्टमेंट को बोला, डालमिया पावर लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को बोला कि आप इनका जो रिटर्न है वो बिलेटेड रिटर्न जो भी इन्होंने फाइल किया, यू हैव टू कंसिडर दैट एज अ वैलिड रिटर्न, और आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो सीधा आप कंक्लूजन पे आ जाओ और देखो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। The Supreme Court held that in view of section 171, the department was required to receive the revised return of income for assessment year 16-17 and assess the income of assessee taking into account the scheme of amalgamation and amalgamation as sanctioned by the NCLT for following reason। क्यों इनको रिटर्न को लेना चाहिए, क्यों इनको जो NCLT ने जो बोला है उसके हिसाब से इनको रिटर्न को कंसिडर करना चाहिए, इसके दो रीजन। पहला, Section 139(5) would not apply since the revised return were not filed by SSC on account of any omission or wrong statement in the original return. The delay was due to the time taken to obtain a sanction of a scheme from the NCLT. It was an impossibility of SSC company to have filed the revised return for assessment at 16-17 before the due date, that is 31st March 2018, since NCLT passed the last order sanctioning the scheme only on the 22nd April 2018 and 1st May 2018। तो पहला तो इन्होंने बोला कि भैया ये तुम्हारा रिवाइज रिटर्न ही नहीं है। रिवाइज रिटर्न तब होता है जब ओमिशन होता है या कोई मिस्टेक होती है, इसमें कोई ओमिशन मिस्टेक नहीं है। तो और एनसीएलटी ने जब लेट सैंक्शन किया तो एसएससी फाइल कर ही नहीं सकता था। दूसरी चीज, सेक्शन 119 दैट सीबीडीटी का पावर टू डिले कंडोन करने के लिए would not be applicable where assessee had restructured its business and filed a revised return of income with the prior approval and sanction of NCLT without any objection from the department। और डिपार्टमेंट ने ये स्कीम जो था इसका कोई ऑब्जेक्शन वगैरह किया नहीं था, तो उस केस में भैया किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट केस लॉ is related to the Genpact India Private Limited 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब एक चीज समझना, इसमें हुआ क्या, इसको भी आप 2 स्टार मार्क कर दो। इसमें हुआ क्या, एक एसएससी है, एसएससी ने बायबैक ऑफ द शेयर किया, और एसएससी ये जो कंपनी है जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपने शेयर का बायबैक किया। अब एक बात समझो, बायबैक के केस में एक सेक्शन लगती है, दैट इज द सेक्शन 115 QA। और 115 QA क्या बोलती है, 115 QA क्या बोलती है कि भैया अगर कोई भी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, वो शेयर का बायबैक करती है तो बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, जो बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, उस डिफरेंस पे 20% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। 20% प्लस 12% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मींस अप्रोक्स आपका 23 पॉइंट समथिंग आता है, उस परसेंटेज की रेट से उस कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। और कंपनी अगर उतना टैक्स भरेगी तब शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक बात समझना, ये इस कंपनी के केस में क्या हुआ, एसएससी ने अप्रूवल लिया था दिल्ली हाईकोर्ट से बायबैक का, और दिल्ली हाईकोर्ट की अप्रूवल से दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पास किया स्कीम बायबैक का, और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो स्कीम पास किया बायबैक का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बायबैक कर लिया। और बायबैक के बाद इन्होंने कोई भी टैक्स भरा ही नहीं 115 QA में। और 115 QA में जब टैक्स नहीं भरा तो यहां पे असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, असेसमेंट करते टाइम इसकी इनकम जो थी वो इनकम तो वही रखी, बट उसकी जो इनकम थी वो इनकम तो वही रखी, लेकिन उसने क्या किया कि बायबैक पे टैक्स लगा दिया और बोला आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर ने यहां पे 115 QA लगा दिया और बोला इतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया। मींस इसकी खुद की असेस्ड इनकम नहीं बदल रही है, मींस एसएससी की जो है वो असेस्ड इनकम नहीं बदल रही। असेस्ड इनकम तो मान लो 100 करोड़ थी तो वो 100 करोड़ ही थे, बट असेसमेंट करते टाइम असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया कि असेसिंग ऑफिसर ने 115 QA वाला टैक्स लगा दिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला बायबैक पे, और बोला इतना आप टैक्स भरना पड़ेगा। एसएससी बोलता मैं टैक्स भरना ही नहीं है मुझे, क्योंकि टैक्स तो शेयर होल्डर को भरना रहता है। एसएससी का कहना यह था कि भैया जब मैंने हाईकोर्ट से अप्रूवल लिया है, हाईकोर्ट ने अप्रूव की है स्कीम, तो इसमें मुझे 115 QA नहीं लगेगा। और उसको लेके हुआ क्या कि असेसिंग ऑफिसर ने यहां पे टैक्स लगाया, और असेसिंग ऑफिसर ने जैसे ही टैक्स लगाया एसएससी ने सीधा रिट पिटीशन डाल दिया हाईकोर्ट में। एसएससी सीधा चला गया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में जाके बोलता है कि भैया ये गलत किया है। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि डिपार्टमेंट ने बोला कि ये डायरेक्ट हाईकोर्ट कैसे जा सकता है। देखो, हाईकोर्ट में रिट आप तभी डाल सकते हो जब आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है।
मींस अगर आपके पास लॉ में कोई रेमेडी अवेलेबल है, जैसे मान लो असेसिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर रहता है, इनकम बढ़ा देता है एंड ऑल, तो आप कहां जाते हो? सीआईटी अपील, फिर आईटेट, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आप सीधा जंप थोड़ी कर सकते हो। यह बंदा सीधा हाईकोर्ट चला गया और इसने हाईकोर्ट में जाके और रिट पिटीशन फाइल कर दी। डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, इसको तकलीफ है तो पहले सीआईटी अपील आए, फिर आईटेट जाए, फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे जाएंगे। डायरेक्ट हाईकोर्ट कैसे जा सकता है? रिट है, रिट को खारिज करो। अब एसएससी ने अपना व्यू यहां रखा। एसएससी ये बोलता है, एसएससी का कहना ये था कि सिंस मेरी इनकम कहां बढ़ी है, मेरी जो असेस्ड इनकम है, मींस उस एसएससी की असेस्ड इनकम है, वो असेस्ड इनकम तो सेम ही है, मेरी इनकम तो बढ़ी ही नहीं। ये तो एडिशनल टैक्स होता है, ये एडिशनल टैक्स लगाया है, तो मैं सीआईटी अपील में कैसे जा सकता हूं? सीआईटी अपील में तो मैं नहीं जा सकता, मैं तो सीधा कहां? हाईकोर्ट जाऊंगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप सीआईटी अपील में कब जा सकते हो। तो आप सीआईटी अपील में कब जा सकते हो? तो यहां सीआईटी अपील में जाने के लिए बहुत सारे ऑर्डर रहते हैं जिसके अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील में जाते हो, बट कब कब जा सकते हो? तो यहां पे देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा? द ऑर्डर अगेंस्ट द असेसी वेयर असेसी डिनाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर द एक्ट। अगर असेसी ये डिनाई करता है कि मैं इनकम टैक्स में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं, उसके अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील में जा सकते हो। या इंटीमेशन जो 143(1) वाला आता है, वेयर द असेसी ऑब्जेक्ट द एडजस्टमेंट और एनी ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट अंडर सबसेक्शन 3 of 143(3) or 144 where assessee object the amount of income assessed or amount of tax determined। मींस यहां पे जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं कि आप सीआईटी अपील में कब जाते हो। पहला तो अगर आप डिनाई करते हो कि मैं इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स भरने के लिए लाइबल ही नहीं हूं, तब आप सीआईटी अपील जा सकते हो। दूसरा, आपकी इंटीमेशन में अगर इनकम बढ़ी तो आप जा सकते हो। तीसरा, अगर आपके असेसमेंट में इनकम बढ़ी तो आप जा सकते हो। असेसी बोलता है कि मेरा यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, असेसी बोलता है मेरा जो इनकम है वो तो सेम ही है, मेरा इनकम है वो तो सेम ही है, तो एडिशनल इनकम टैक्स लगाया है। तो क्या मैं सीआईटी अपील में जा सकता हूं या नहीं? तो यहां पे समझने की कोशिश करना। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 115 QA बी इट रिगार्डिंग द quantification of the liability or the question whether such company is liable or not would fall within the ambit of the first postulate referred to here in above, that is an order against the assessee where the assessee denies his liability to assessed under tax। मींस यहां पे इन्होंने बोला कि भैया ये जो पहला वाला पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट बड़ा ही वाइड है, ये पहला वाला पॉइंट बड़ा ही वाइड है। द ऑर्डर अगेंस्ट द असेसी वेयर असेसी डिनाइज हिज लाइबिलिटी टू असेस्ड अंडर दिस एक्ट। मींस इस पॉइंट में ये भी पकड़ा जाएगा, भैया आपका 115 QA का उसने टैक्स लगाया है, आप बोल रहे हो 115 QA नहीं लगना चाहिए, तो ये भी तो इसमें आ जाएगा, ये भी तो इसमें आ जाएगा। तो आपको सीआईटी अपील में जाना चाहिए, ना कि आप सीधा रेट फाइल करोगे। तो यहां पे डायरेक्ट किया गया एसएससी को कि भैया आपको कहां जाना चाहिए? आपको सीआईटी अपील में जाना चाहिए, ना कि आपको रिट में आना चाहिए। ये जो आपने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है, ये गलत है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कंप्यूटेशन एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 QA वुड squarely yet covered under that expression, accordingly the appeal under section 246A of the commissioner appeal would be maintainable। मींस आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा कहां पे? सीआईटी अपील में करके, ठीक है। सो ये जो केस लॉस थे, इसमें से केस लॉस में आपको मैं एक बार तो भी मार्क करवा के दे देता हूं। ये लास्ट वाला केस लॉ है, ठीक ठाक है, ऐसा कुछ है नहीं। आप एक तो डालमिया वाला जो केस लॉ है उसको थोड़ा ढंग से देखोगे, दैट इज वो एनसीएलटी वाला जो पार्ट था करके, ठीक है, इसको आप देखोगे। इसके बाद इसको भी आप ढंग से देखोगे, चेतक एंटरप्राइज वो राजस्थान में रोड बनाने वाली कंपनी वाला, ठीक है। उसके पहले वाला जो था, इसको आप एक आधा स्टार मार्क दे सकते हो, दैट इज कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके ऊपर वाले जो है वो आप एक बार ढंग से देख लेना करके, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ केस लॉस। अब देखो केस लॉस का वेटेज कितना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। 4 से 5 6 मार्क का केस लॉ का वेटेज होता है। 4 मार्क से कभी 6 मार्क आ सकता है, 8 आ सकता है ज्यादा से ज्यादा करके, ठीक है। बहुत बार तो केस लॉ अलग आते हैं, अदरवाइज बहुत बार क्या होता है कि लाइक एक मतलब पहले अलग आते थे, आजकल तो क्वेश्चन में ही डाल देते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसी में एक एडजस्टमेंट के फॉर्म में केस लॉ से रिलेटेड चीजें आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, सो थैंक्स अलॉट पीपल। मैं लास्ट में आपके लिए एक वन लाइनर भी इशू करूंगा। वन लाइनर में क्या करूंगा कि जितने भी केस लॉज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए वाले रहेंगे जो 30 से 40 केस लॉज रहेंगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसपे आपको फोकस करना है। और उसके बी वाले पार्ट के जो केस लॉज है उस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, सो थैंक्स अलॉट पीपल। बाकी आप पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और पढ़ाई करते रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो करके, ठीक है। चलो, थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।